नमस्कार मित्रों, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मंदिर में भोग का प्रोग्राम चल रहा है। तो मित्रों देखिए, आप लोगों को पता है मैंने एक बार भोग के टाइम जो है ना आपको मंदिर के दर्शन करवाए और वहाँ भोग के कार्यक्रम को दिखाया। तो कैसा भव्य वहाँ पर सुबह का मंजर होता है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे क्षेत्र में वर्षा तो हुई नहीं और बहुत कम बारिश हुई, हल्की फुल्की छींटे पड़े और यहाँ पहले से भी दिन में गर्मी का एहसास था। लेकिन अब बसंत ऋतु का आगमन होगा और तो उसी के साथ मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया है और जो चिड़ियाएँ हैं, पशु पक्षी हैं, तो वो भी अपना रंग रूप दिखाने लग गए हैं। तो मित्रों देखो, ये लो मित्रों, ये मेरे घर की गौरैया हैं और अब जो है ना बसंत ऋतु का शुरुआत हो चुकी है। तो ये दोनों अपने लिए घोंसला बनाएंगे और जो यहाँ पे घर है ऊपर जो होल दिख रहा है तो उसी में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। और आज इनकी कोई बात चल रही है यहाँ पे। तो एक गौरैयाओं की कुछ मीटिंगें चलने लग गई अब और ये अपने लिए बनाएंगे घर। ये बसंत ऋतु शुरू है गए और ग्रीष्म बसंत से आगे को गर्मियाँ होंगी तो गर्मी का सीज़न आएगा। तो बसंत ऋतु में ये सारे जो है ना अपने लिए घर बनाएंगे। और ये देखो, शिशु ऋतु नहीं गया, अब बसंत ऋतु आ गया। 3 महीने बसंत ऋतु, ऐसा पेट में एकदम ऋतु आ गया, एकदम ऋतु आ गया। चातुर्मासी आएगा, फिर नई साल हाल चैत में फिर नई साल यही जो बसंत ऋतु और बसंत ऋतु बोले बसंत ऋतु चैत तक चलना वो 3 महीने चैत तक बसंत ऋतु चल रही। तो फिर सृष्टि का माह शुरू हो जाएगा। तो बसंत के आगमन के साथ जो है ना सब अब चिड़ियाएँ चहकने लग गई और तरह तरह चाड़ों बढ़िया ना। आली संग्राम आल पछी दिन तो उन्हें भी अच्छा ये बाद आलू बाद में विश्व संग्राम संवत्सर पड़ो आल संवत्सर बाद आल विश्व संग्राम फिर आल संवत्सर पड़ो हो ना पड़ो द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरियाला तो संवत्सर आए फिर वो विश्व संग्राम आए संवत्सर बाद आल विश्व संग्राम संवत्सर बाद संग्राम बाद बैसाख लग जानी बेबी। तो मित्रों अब 9:30 बज चुके हैं आज और खाना पीना हो गया है। तो अब मैं जाता हूँ अपने काम की साइट पे। तो मित्रों सुबह के मौसम में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत गर्मी हो गई और बारिश इस बार अभी तक बिल्कुल नहीं हुई जाड़ों की। और तमाम कभी कभी हो भी जाती है तो पहले से डरा दिया जाता है लोगों को कि आज यहाँ अलर्ट है, बारिश होगी, बर्फ़ गिरेगी। तो अलर्ट का जो है ना मैसेज आ जाता है। पता नहीं कौन से अलर्ट का मैसेज आता है, लेकिन यहाँ बरसातें हुई नहीं, बर्फ़बारी हुई नहीं और ऋतु परिवर्तन का पूरा संकेत आ चुका है। और अगर इसके बाद जो है बारिश होगी ना अब, तो वो बारिश थोड़ा मौसम के विपरीत ही होगी। तो मित्रों मैं सुबह के जो काम करता हूँ ना 8 बजे से पहले, उन कामों को करते हुए मैं बहुत कम वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ उसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। आजकल लोग कहते हैं ना कि हमें पॉली हाउस चाहिए, ग्रीन हाउस चाहिए और उसमें हमें प्लांट पैदा करना है और पौधे तैयार करने हैं। तो ग्रीन हाउस
और पॉली हाउस की बात करी जाती है और उसमें उत्पादन करके उसको खाना, उस सब्जियों को और उस फसल को खाना लोग अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि वो नेचर के विपरीत होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सगिया मिर्च की नर्सरी है, ये देखो विदाउट पॉली हाउस के। और आज जो है जनवरी 28 तारीख का दिन है। तो ये मेरी सगिया मिर्च जो है ना इस तरीके से उग चुकी है विदाउट पॉली हाउस के। देखिए कोई पॉली हाउस नहीं, ठीक है। और ये मेरे कद्दू के और लौकी के पौधे हैं और ये उग चुके हैं, देखो कोई पॉली हाउस की ज़रूरत नहीं है इनको, ये देखो। और ये मेरे बैगन का नर्सरी है, ये देखिए ये भी उग चुका है। और ये 28 तारीख जनवरी, यानी ये 10 दिन के बाद पौधे तैयार हैं लगाने के लिए। और ये गोभी है, तो ये देखिए ये जो है ना ये आ चुका है मेरा लौकी का पौधा, लौकी के बीज। और ये गोभी, ये देखो, ये देखिए ये कद्दू के पौधे और इनमें जो है 2-2 पत्तियाँ आ चुकी हैं। और ये देखो कोई पॉली हाउस नहीं, मेरे बगीचे के अंदर जो पॉली हाउस था वो अब नहीं है और मैंने पॉली हाउस से खेती करना छोड़ दिया है। ये मित्रों मेरा ये देसी वाला पपीता है और इस तरीके से ये लगा है, देखिए। और इसमें टेक लगाई गई है, अब ये पूरा टूटने वाला है। ये रहा मेरा पुराना पॉली हाउस और लगभग 25 साल पहले मैंने ये पॉली हाउस लगवाया। और इसमें 4-5 साल जो मैंने प्रयोग किए, तो मैं आज जो है उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि बगैर पॉली हाउस के अब मैं खेती कर रहा हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है पॉली हाउस, एक। और दूसरा मैंने ये माना कि इस पॉली हाउस में मात्र 2 से 3 साल अच्छी खेती हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती है। ये क्या होता है ना मित्रों, ये जो पॉली हाउस हमने लगाया है, जिस जगह पे हम पॉली हाउस लगाएंगे 3-4 साल के अंदर वहाँ के सारे जितने माइक्रो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और ज़मीन की जितनी उर्वरता है ना, ये 3-4 सालों में ख़त्म कर देगा ये पॉली हाउस। और उसके बाद वो ज़मीन और पॉली हाउस की जगह बंजर हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल अननेचुरल पद्धति है हमारी खेती की और इसमें खेती करना मात्र 2 या 3 साल तक ही सीमित रहता है। अब मैंने इसको जो है ना यहाँ पे करेले के लिए और जो बरसात में बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, मैं इस पर उसको चढ़ाता हूँ। और अब यहाँ पे मैं इसका नेट हाउस बनाऊँगा। नेट हाउस पॉली हाउस की अपेक्षा नेट हाउस जो है ना खेती के लिए सबसे बढ़िया सिद्धांत है, बढ़िया चीज़ है पॉली हाउस की अपेक्षा। इसलिए पॉली हाउस में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए उतना लाभदायक भी नहीं है और एक अननेचुरल तरीके से उनको ग्रो किया जाता है। मित्रों दिसंबर और जनवरी के महीने में हमने खूब टमाटर खाए और वो टमाटरों का जो है ना, अभी आप देखिए ये मेरा सीक्रेट है कि इसके अंदर इतने टमाटर लगे पड़े हैं, देखो ये। और बस ये अब पक जाएंगे और होलियों के दरमियान हम खूब टमाटर छक के खाएंगे। इसमें सलाद बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से है और ये भी सारा ऑर्गेनिक सिस्टम, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं और इनको पकाने का भी नेचुरल तरीका। तो इस तरीके से मैं प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। अब मैं आ गया हूँ मित्रों अपने जहाँ पे मैं नर्सरी बनाता हूँ और ये और मेरा एक खेत है, देखो इसमें भी ब्रोकली अब ये तैयार होगी ये वाली होलियों के लिए। तो मेरा जो ये कंपोस्ट बनाने का पीट है, जो कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट भी मैं इसमें बनाता हूँ और वैसे भी कंपोस्ट बनाता हूँ। तो जहाँ पे हम गोबर अपने गाय के गोबर की ढेरी बनाते हैं, जहाँ पर उसको कंपोस्ट बनाते हैं, तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आपको नर्सरी बनाता हूँ। तो मित्रों ये मेरे कंपोस्ट का पीट है और जिस पे मैंने पॉलीथीन के ये बैग भर के रखे हैं। जब मैंने इनको भरा था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया करते हुए। और ये देखो करेले का बीज शायद ये ऊपर रह गया था और ये मैंने इसको नीचे इसको लगा रहा हूँ। तो ये बीज जो है ना ऐसे लगाया जाएगा इसका,
कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको ऊपर करते हैं, लेकिन तरीका ये है कि इसको नीचे की ओर करेंगे तो पेड़ की ग्रोथ सही आएगी। तो ये मेरे पॉली बैग भरे हुए हैं। अब क्या होता है ना मित्रों, ये जो गोबर है इसमें हीट रहती है हमेशा, गर्मी, तो इसको हम इन पॉलीथिनों को गर्मी मिलेगी इससे। और जो हमने बीज इसमें बोए थे, ये इस तरीके से उग गए हैं। देखो ये कद्दू के बीज आ रहे हैं ये, और कोई पॉली हाउस नहीं, ये देखो। और जबकि रोज़ पाला गिरता है शाम को, ये देखिए, ये 1 हफ्ते के अंदर उग गए, ये देखो। और मैं चाहता तो इसको पहले भी उगा सकता था, तो सारे इनमें ये, और जो ही ये यहाँ से उग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें कुछ पेड़ों को काट रहा है कोई, ये वाला कट गया, तो मैं यहाँ से इनको शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रखूँगा इसको। ये देखो, तो इसमें सारे पौधे, लौकी, तोरई, ककड़ी, करेला सारा बो दिया गया है, और ये 1 हफ्ते के अंदर उगने लग गया। और ये है मेरा बर्मी कंपोस्ट का पिट। अभी मैं आपको नेक्स्ट में जो है ना, किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाता हूँ। ये गोबर की ढेरी के अंदर ना हमने ये पॉलीथीन ये रख दिया है, और इसको एक पत्तियों से भी इसको ढक दिया है, और ऐसे ढक दिया। तो इसके लिए हमें किसी पॉली हाउस की ज़रूरत नहीं है। हम बगैर पॉली हाउस के भी अपने घर में नेचुरल तरीके से अपने प्लांट को उगा सकते हैं, साग सब्जी के पौधों को उगा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर जो भी हम सब्जियां जो भी हम ग्रो करते हैं वो अननेचुरल है, कोई नेचुरल नहीं है, उसमें नेचुरलिटी कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, बहुत सारे कीट पतंगे मारने के लिए दवाएं डालनी पड़ेंगी, और हर साल जो है ना उसमें, क्योंकि इतनी जल्दी वो हीटअप करता है, पॉली हाउस इतना हीट करता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे जीवाणु हैं हमारे खेती के, उनको एक ही साल में बूस्ट मिलता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। मित्रों, ये है मेरे लहसुन का और धनिए का खेत। तो ये जो हम काम करते हैं ना, ये है मिक्स क्रॉप, यानी कि एक ही खेत में 2-3 किस्म की फसलें बो देंगे। इसमें लाई भी है, और लहसुन भी है, ब्रोकली भी लगी है, और धनिया भी है। ये देखो, मतलब लहसुन भी है, लाई भी है, धनिया भी है, और साइड में जो है ब्रोकली भी लगी है। तो ये कहते हैं मिक्स क्रॉप। तो हम जब मिक्स क्रॉप वाली खेती करेंगे तो इसके बीच में एक सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचर फार्मिंग का जो मूल है वह है मिक्स क्रॉप, मल्टी क्रॉप और क्रॉप रोटेशन। हम इन 3 चीज़ों को करेंगे तो हमारी खेती अपने आप ही सशक्त हो जाएगी, हमें उसमें अन्य कोई भी बाहर से चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, मैं अपने ब्लॉग में हमेशा बहुत सारी काम की चीज़ों को और उसमें जो ज्ञान की बातें हैं उनको यदा कदा ब्लॉग के अंदर बिल्कुल समायोजित करता हूँ। आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को पूर्णतया पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो मित्रों, अब मैं जाता हूँ अपने काम की साइड पे, और फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज वहाँ। मित्रों, रास्ते में ये जब जा रहा हूँ तो मेरे मकान के पास में वॉल होल बी हाउस हैं। ये देखो, अब धूप ज्यों-ज्यों धूप आएगी और त्यों-त्यों ये सक्रिय हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये है मित्रों जैविक लहसुन, और ये मकान छ भगत का। तो मैं जा रहा हूँ अब अपने काम की तरफ को, और इस काम की साइड में पड़ता है मेरा जंगल। ये जो है ना पाइपलाइन खोदी जा रही है, और आज जो है पाइप फिट कर रहे होंगे वो। मित्रों, ये जाग से कुनन छाकुणा, और इल्ले एक तालाब बनी छे, एक तालाब बनाया ना मित्रों यहाँ पे पाउंड है। तो यहाँ पे पहले कच्चा तालाब हुआ करता था। ये मित्रों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है ये तालाब। और नीचे जो पॉली हाउस है उसमें इसका पानी जाता है, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारी योजनाएं पहाड़ के लिए काम कर रही हैं। तो पहाड़ में
है कि लोगों का मन अब लगता ही नहीं। मित्रों, पहाड़ में आज के दिन बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें बागवानी है, कृषि विभाग के द्वारा हैं, और एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा हैं, वन विभाग के द्वारा हैं। बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं, बहुत सारी छोटी मोटी योजनाएं जो पहाड़ के विकास के लिए काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मित्रों, अब मौसम ऐसा आया है और ऐसा बना दिया है लोगों ने मौसम कि पहाड़ में कोई रुकना ही नहीं चाहता। हर रोज़ कोई ना कोई परिवार यहाँ से छोड़ के जा रही है। तो देखो, और इसके बावजूद भी हमारा प्रयास कुछ ऐसा है कि हम लोगों से कह रहे हैं, जाग पहाड़ जाग। देखो मित्रों, 3000 गांव जो है ना, भूत गांव घोषित हो गए हमारे पहाड़ में। और तो सोचो यार मित्रों, जो आप 20-50-100 साल पहले यहाँ से निकल चुके हैं, आप लोगों के पास कोई ना कोई आइडिया होगा। और जो अभी अभी जा रहे हैं उन्हें तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो बहुत पहले जा चुके हैं उन्हें बुलाया जा सकता है। मित्रों, अभी मैं जा रहा हूँ पहले अपने काम की साइड में, और ये हमारा क्षेत्र पड़ता है बरम क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा इजर और बांज का जंगल दिखाई दे रहा है ये। और मैं आज आपको इसके अंदर का भ्रमण ज़रूर कराऊंगा, इस जंगल के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, पहले मैं थोड़ा सा अपनी साइड पे जाता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ कि हमारे परिवार ने और हमारे माताजी और भाई साहब जितने फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और मैंने इसका जो है ना, अभी 30 सालों से इसका संरक्षण कैसे किया और कैसे इसको बनाया, तो मैं आज के ब्लॉग में इसे ज़रूर शामिल करूँगा। मित्रों, मैं आ गया हूँ अपने साइड पे, और ये चल रहा है मेरा पाइपलाइन का काम। और इसमें डाली जा रही है नई लाइन, जो है ना, पुरानी की जगह नई लाइन चल रही है, और ये जाएगी गांव जजुट की ओर। तो आज मैं जो है यहाँ पहुँच गया हूँ नारायण थल वाले एरिया में, देखो। और डबल का बन गया खाना। डबल का तो खाना यार, खाने में ही इसको चूल्हे में रहता है डबल हमारा बहुत देर तक। पहले इनके लिए खाना बनाएगा, फिर ये करेंगे काम। देखो, फिर चंदर जो है काम कर रहा है नेपाल से आके। तो मित्रों, आज मैं लिए चलता हूँ आपको अपने बांज के जंगल में, और वहाँ पर कितनी वैरायटियों के पौधे हैं और क्या क्या हैं, कितना हमने उस पर काम किया है और किस तरीके से काम किया है, उस सबको आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और अंत तक इसे देखना ज़रूर। तो बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे मेरे अनुभव होंगे जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए। तो मित्रों, अब मैं आ गया हूँ अपने बांज के जंगल में और इसके अंदर जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ कैसा दृश्य है इसका। तो मित्रों, यहाँ पे दिन में भी घुप अंधेरा होता है, और ये मेरे जंगल का दृश्य है। ये मैं शुरुआत पे आ गया हूँ इसके, और ये देखो, ये बड़े बड़े ऊंचे पौधे हैं बांज के, और जो है ना, वर्षों से इसमें से हमने बांज पत्ती काटी नहीं। ये देखिए, के ऊपरी क्षेत्र में हमने एक तालाब बना रखा कच्चा चाल खाल, जिसमें वर्षा का जल जो है एकत्रित होता है। और ये जब बरसात में जो है यहाँ पे पानी जमा होता है, तो इसके पूरे क्षेत्र में नमी को संचरण करता है। तो नमी संचरण के लिए हमने एक चाल खाल यहाँ पे बनाया है। मैं ऊपरी क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये एक छोटा पौधा ये काफल का है, ये देखिए। तो पहले हम यहाँ खेती किया करते थे, और ये जामुन का पौधा है, और ये एक छोटा पौधा और काफल का है, और ये माल्टा के पौधे हैं जो मेरे परिवार वालों ने पहले लगाए थे और मेरे भाई साहब ने लगाए थे। तो मैं इनका संरक्षण कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मित्रों, बहुत सारे पशु पक्षी इस जंगल के अंदर रहते हैं, और इसमें तमाम जो काफल के पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, ये देखिए। इसके अंदर एक छोटा पौधा तेज पत्ते का है, देखिए माल्टा का पौधा है, और ये माल्टा के पौधे हैं, ये देखिए। ये ऐसे माल्टा जो है ना, ये बिखरे पड़े हैं, ये देखिए। ये माल्टा बिखरे पड़े हैं,
जो जंगली पक्षी और जानवर खाते हैं। अभी देखो 1-2 दाने दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये ज़्यादातर बंदरों ने और लोगों ने खा दिए होंगे। ये देखो, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत दूर है और यहाँ हम रोज़ यहाँ पे आ नहीं सकते। ये देखिए, और ये जो काफल का पौधा है एक, और ये बड़े बड़े बांज के पौधे हैं। ये देखिए, ये बड़ा बांज का पौधा है। देखो, ये जंगल के अंदर सारे ऐसे पौधे हैं। और ये काफल का पौधा है, और ये फिर माल्टा का पौधा है, और बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं। और कुछ पौधे जो है ना, मैं अभी लगा रहा हूँ। ये देखो। अब मित्रों, इस बार में मेरा अगर कीवी कितना फल देता है तो उसके बाद मैं यहाँ कीवी का प्लांट करूँगा इन खेतों में। नेचुरल तरीके से कीवी का बगीचा बनाऊँगा। ये देखिए, बहुत दूर तक है और करीब 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में है ये क्षेत्र। देखिए, और ये आ गया एक नारंगी का पौधा है लगा हुआ। ये सब इन खेतों में जो है ना, छोटे बड़े ये बांज के पौधे, और जो है ना ये छोटे, ये देखिए, और ये एक काफल का पौधा, और वो एक काफल का पौधा, ये नाशपाती का पौधा। तो मित्रों, ये सब जंगल के अंदर, ये माल्टा का पौधा, ये देखो, ये पूरा जंगल है बांज का, और बमुश्किल यहाँ धूप आती है। मित्रों, ये नमी वाला क्षेत्र है, पाले वाला। देखो, ये एक जड़ी है, और ये समेवा। एक बार मैंने मणकेश्वर वाले ब्लॉक में आपको ये जड़ी दिखाई थी, समेवा। तो अभी मुझे जब मौका मिलता है मैं समेवा को प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा। मित्रों, मैंने पहले भी बताया आपको, तो हिमालयी क्षेत्रों में ना जितनी भी जगह हैं, जितने भी गांव हैं, वो जो है सब विभिन्न प्रकार के होते हैं। और सूर्य के धूप आने और उसके विपरीत, सनसाइड के विपरीत के जो क्षेत्र होते हैं, और उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक है समेवा, और विभिन्न दवाओं में और विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो मित्रों, मैं आज हूँ अपने जंगल में, और जो मेरा पर्सनल जंगल है, जिसे मेरे गांव में बहुत पहले से मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे पिताजी ने, माताजी ने और मेरे भाई साहब ने इसको स्थापित किया था। और मैं आज इसका लगातार 25-30 सालों से संरक्षण कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ। और बहुत बड़ा टेंशन भरा काम है, बहुत बड़ा सामाजिक जो है, मुझे लोगों के साथ रह करके इसको बचाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने जंगली जानवर भेजते हैं, गायें भेजते हैं, बकरियाँ आती हैं, और बहुत सारा नुकसान होता है। तो बस उस नुकसान को बचाने के लिए मुझे रात दिन यहाँ पे काम करना पड़ता है। काफल का पौधा है, तो इस तरीके से अभी जो बड़े पौधे यहाँ काफल के हैं, तकरीबन 200 पौधे काफल के बड़े हैं, और सैकड़ों की संख्या में छोटे पौधे यहाँ पे ऐसे लगे पड़े हैं। और ये काफल का पौधा है, देखो, काफल का पौधा ये है। तो मित्रों, चलते चलते जो है ना, बहुत सारे पौधे यहाँ पे हैं, और बड़े बड़े पौधे हैं, नाशपाती के पौधे हैं, और ये देखिए, और ये बड़े बड़े खेत हैं। अब जब मैं इसको, इस बार में इसमें कीवी का रोपण जो है अगले साल में करूँगा। ये देखिए, ये एक करी पत्ते का पौधा है मित्रों, इतना बड़ा, देखो, ये करी पत्ता है। और ऐसे आते आते ना, अब ये पूरा एक बहुत बड़ा काफल का पौधा है, और इसमें भरपूर काफल फल आया इस बार। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, ये काफल है मित्रों। एक काफल इसमें पकने भी लग गया। मैंने एक बार आपको एक ब्लॉग जो है बनाया था, हिमालयी क्षेत्रों में जो मौसम बदलाव है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मित्रों, एक प्रसिद्ध गाना है, बेड़ू पाको बारू माशा नरण काफल पाको चैतो,
लेकिन ये चैत का महीना नहीं है और अभी ये माघ का महीना है, तो काफल पकने लग गया। तो मौसम परिवर्तन और पहाड़ के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने से तो ये प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और काफल में भी जो है ना मौसम से पहले ये पकने लग गया। जड़ में एक दालचीनी का पौधा है। तो मित्रों, विभिन्न प्रकार की जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में और हिमालयी क्षेत्रों की घाटी वालों गाँव में जो विभिन्न प्रकार के वन थे, जिनमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी थी और बहुत सारी विविधता थी, आज वो विविधता ख़त्म हो चुकी है। और मेरा ये प्रयास जो है ना, इस विविधता वाले चौड़ी पत्ती के जंगलों को बचाने का एक प्रयास है। ये देखिए, ये पेड़ जामुन का है मित्रों। इस अपने जंगल के बाउंड्री के दूसरे छोर पे हूँ, जो मेरे घर की तरफ से निकलता है। तो मैं उस साइड पे हूँ अभी। और ये देखिए किनारे किनारे ये नए बाँज के पौधों को स्थापित किया है। मित्रों, इसका संरक्षण करना और अपने पारिवारिक ग्रामीण रिश्तों में यदा कदा खटास आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जानवर आते हैं और लोगों का जो नज़रिया रहता है इसको दोहन करने का, उसके प्रति हमें संघर्ष करना पड़ता है और लोगों के साथ वाद विवाद हो जाते हैं और पारिवारिक रिश्तों में खटास होता है। तो उसके बावजूद भी मैंने विगत 30 सालों से ये सब झेलते आया हूँ। तो मित्रों, आप ये देखिए, एक तरफ पहाड़ के जो जंगल गांव लोग जिनके प्रति उदासीन हैं, और दूसरी तरफ मैं लगातार इसके संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। और ये बड़ा पेड़ दालचीनी का है, ये देखो। और ये दालचीनी का पौधा जो है ना बाउंड्री में है और यदा कदा इसमें घास वालों की नज़र रहती है और काटते हैं, लेकिन मैं जो है ये इसको संरक्षण किया है। देखिए कितना बड़ा पौधा है दालचीनी का। तो मित्रों, इतने घने घने पौधे हो गए हैं, अब इसके अंदर धूप भी नहीं आती है। ये देखिए पूरा जंगल जो है ना ये, और ये काफल के पौधे हैं छोटे बड़े। ये देखिए ये काफल है, बाँझ के पेड़ के अंदर अंदर ये सब पड़े हुए हैं। ये मित्रों शतावर, जिसे कैरुआ एस्पेरेगस आप कहते हैं, उसकी झाड़ी है। और बहुत सारी झाड़ियाँ और बहुत सारे ये पौधे, ये जंगल से दूर दूर जा कर के जो पौधे लुप्त प्राय हो गए हैं और जो है ना आजकल नहीं दिखाई देते, मैं उनके बीज ला करके इस जगहों पर छिड़काव करता हूँ। और आपको दिखाऊं, ये जंगली जो तरुड़ है ना, तरुड़, ये जो तरुड़ होता है जंगली, उसकी बेल है। बचपन में आपने इसको खोदा होगा, खाया होगा। ये देखिए ये तरुड़ की बेलें हैं यहाँ पे। मित्रों ये देखो, ये पूरा जंगल, ये नाशपाती का पौधा है, ये नाशपाती का पौधा है। और इनकी देखरेख जंगल के अंदर प्राकृतिक रूप से होती है और इसमें जंगली जानवर खाते हैं। ये देखिए, और ये बड़े बड़े खेत, और ये एक पेड़ और दालचीनी का बड़ा सा, देखो यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक, ये देखो। और एक बोतल पड़ी है, देखिए कुछ लोग आकर के यहाँ पर अपना जंगल में मंगल कर जाते होंगे और दारू पी गए होंगे, देखो। और ये जो है ना, ये एक और बहुत बड़ा पेड़ काफल का ये दिखाई दे रहा है, और इसमें भी काफल फल आया बहुत ज़्यादा, देखिए। और इस तरीके से मित्रों बहुत दूर तक ये जंगल है। और ये देखिए, और दिन में जो है ना इसके अंदर बिल्कुल गर्मियों में स्वर्ग लगता है। ये एक और पौधा दालचीनी का, ये देखो। ये देखिए इसके अंदर बड़े बड़े खेत हैं, लंबे चौड़े। और पहले हम यहाँ पे खेती किया करते थे और वर्तमान में यहाँ पे हमने पूरा जंगल स्थापित कर दिया है। ये देखिए, तो मित्रों अब मैं इस तरीके से चल के अब इसके दूसरी तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। अब मैं इसके दूसरी तरफ को आ गया हूँ मित्रों। ये जो बाउंड्री वाल है ये मेरे जंगल की है, और इसके बगल में सीधे चीड़ का जंगल है। ये देखिए, एक तरफ चीड़ का जंगल और दूसरी तरफ
बांज का जंगल। इसके इस तरफ जो है ना, ये मैं खड़ा हूँ तो ये पूरा बांज का जंगल है। देखिए ये मित्रों, इस क्षेत्र को कहते थे काफली, काफली गैर। और यहाँ भी कभी किसी ज़माने में जो है 30-40 साल पहले गांव का पूरा जंगल हुआ करता था, और जिसमें बांज, फलियांट और विभिन्न प्रकार के काफल होते थे, और इसलिए इसको काफली कहा जाता था। और इसमें बहुत प्रकार के काफल होते थे। तो लोगों द्वारा इनके काफल के पेड़ों को नष्ट कर दिया गया। सब चौड़ी पत्ती के जितने भी वन हैं हमारे हिमालयी क्षेत्रों में, तो लोगों ने विगत 10-20 सालों में ऐसा 20-30 सालों में ऐसा अंधाधुंध जो है उनका दोहन किया कि आज चौड़ी पत्ती के वन जो हैं अब हमारे हिमालयी क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने करियर के दिनों में कोई नौकरी करने के ऑफ़र नहीं मिले, ऐसा नहीं है। मैंने 2-3 नौकरियां भी की, और यदाकदा उन सब से छोड़ करके मैं अपने गांव जजुट में ही मैंने कुछ करना उचित समझा। मित्रों, इस जंगल और इस बांज के जंगल के संरक्षण के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के जो है ना अहम साल जो है इसमें लगा दिए, और हर रोज़ इसके लिए काम करते रहा। यहाँ पे जो है सारे हमारे गांव के जो उत्पाद थे उनको दिल्ली हाट में प्रदर्शन किया, और यहाँ की छोलिया टीम को तब से जो है ना बहुत सारा जो है यहाँ पे काम मिला, उनको लोग जान पहचान मिली। तो आज वो हमारी 26 जनवरी की झांकी में शामिल थे। जगह पर चीड़ का जंगल होने से ना यदाकदा ऐसे चीड़ के पौधे जो हैं यहाँ आ जाते हैं, और मैं जो है ना उनको हमेशा ऐसे उखाड़ दिया। मित्रों, जाड़ों की बारिश नहीं होने से यदाकदा जो है ना यहाँ पे नमी पर्याप्त न होने से बांज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से मित्रों, ये जो है ना इतना घने बांज के पेड़ और बांज के इसको संरक्षण करने में 30-35 साल जो है लग गए। मित्रों, जो हमारा उत्तराखंड है इसमें आज जो है ना जो वन क्षेत्रफल है उसकी लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है। हालांकि जो हमारे पुराने तरीके के वन थे, जो मिश्रित वन थे, उनका क्षेत्रफल बहुत सारा घट गया है, लेकिन जो एकल प्रजाति के जंगल हैं जिसमें बहुतायत में चीड़ और शाल, ये जंगल थोड़ा उभर के आ रहे हैं। लेकिन जो मिश्रित जंगल थे उनका यहाँ पे बहुत इसमें कमी आ गई है। तो जो मिश्रित किस्म के जंगल होते हैं जिसमें बांज और ये कीड़ा होती है ना, उसके नीचे इतना ह्यूमस होता है। आप ये देखें ना, ये मिट्टी को, ये इतनी भुरभुरी मिट्टी है और इसमें बहुत सारा ह्यूमस है, और बहुत सारे जो हमारे उपजाऊ खेती के लिए काम करने वाले बैक्टीरिया हैं वो इसी जंगलों में और इसी मिट्टी में प्राप्त होते हैं। और यही मिट्टी जो है ना हमारे तराई क्षेत्रों को प्रतिवर्ष लाखों हज़ारों टन जो है यहाँ से बह के जाती है, तब वहाँ के जो मैदान है ना वो उपजाऊ बनते हैं इसी मिट्टी की बदौलत। हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत 13 ज़िले आते हैं, जिन 13 ज़िलों में 9 ज़िले विशुद्ध रूप से बहुत अच्छे तरीके से पहाड़ी हैं, जिनका पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर पहाड़ी बना हुआ है। और मित्रों, 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें से 2 ज़िले तो हैं बिल्कुल तराई वाले, और 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें आधा क्षेत्र तराई का है और आधा क्षेत्र पहाड़ी है। उत्तराखंड का 75% जो वन क्षेत्र है, और मात्र पहले यहाँ पे 14% कृषि भूमि हुआ करती थी, और जो अब घट के मेरे ख्याल से 8-9% रह गई होगी, क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ भी बहुत सारी आबादी हो गई, और बहुत सारा जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर लोग रहने लग गए हैं, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और आवासीय परिक्षेत्र में वो तराई का हिस्सा आ चुका है। मित्रों, पहाड़ में प्रतिवर्ष जो है ना सैकड़ों गांव यहाँ से खाली हो रहे हैं, सैकड़ों गांव उजड़ रहे हैं, और वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि 3000 गांव यहाँ जो है ना घोस्ट विलेज के रूप में सामने आए हैं, यानी भूत गांव, जहाँ पे अब कोई रह नहीं रहा है। जो गांव पहले राजस्व विलेज थे, जहाँ पर बसाठत थी और जहाँ पर बहुत सारी कृषि भूमि थी,
आज वो कृषि भूमि बंजर हो चुकी है और ऐसे गांव बिल्कुल आबादीहीन हो चुके हैं और जिनकी जनसंख्या जो है नील हो चुकी है। और मित्रों, कदाचित जो आंकड़े हैं ना, उन आंकड़ों में साफ साफ कुछ नहीं दिखाई देता है। कभी कभी जो मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ये सुनाई देता है कि बड़े शहरों में वोट प्रतिशत बढ़ गया है और यहाँ ऐसा हो गया, तो दूसरी तरफ ये नहीं बताया जाता है कि पहाड़ का जो वोट प्रतिशत है वो मौजूदा स्थिति में क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि गांव से जितने लोग जो है ना हर साल जो पलायन करते हैं, वो आज भी यहाँ की वोटर लिस्टों में बने रहते हैं। तो यहाँ किसी गांव की अगर वोटर लिस्ट को 1000 बताया जाता है, लेकिन उसमें जो पड़ने वाले वोट हैं वो मात्र 100 होते हैं। मित्रों, हिमालयी क्षेत्रों का हमारा उत्तराखंड का एक गांव पहाड़ आज बहुत तरीक़ों से जो है इसमें हरासमेंट आ रहा है, बहुत तरीके से उजड़ रहे हैं। यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज वो भी सारे उजड़ रहे हैं, गांव भी उजड़ रहे हैं। और यहाँ का जो उपजाऊपन था, क्योंकि जो भी हमारे खेत बने थे पहाड़ में, उन खेतों में जब तक हम लगातार खेती करते हैं और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तभी उनकी उपजाऊपन बना रहता है, अन्यथा वो जो है ना बंजर हो जाते हैं। और मित्रों, एक यह भी सच है, जो पहाड़ में हमारे भूमि है, कृषि भूमि, जो यहाँ के गांव गरीब हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास मात्र 1 से 2 नाली ज़मीन है वर्तमान में। क्योंकि जब वो यहाँ पे अल्पसंख्यक में थे तो उनके पास 10 नाली ज़मीन हुआ करती थी। आज उनकी परिवार जो है यहाँ से यहीं पर रहती है, तो उनके पास जो है 10 नाली ज़मीन बट के वो मात्र 1 नाली में आ चुकी है या 1 मुट्ठी में आ चुकी है। और दूसरी तरफ जो यहाँ के संपन्न लोग थे और अपर कास्ट के लोग थे, उनके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा थी और उन्हीं लोगों का यहाँ से जो पलायन हुआ, तो उसके खातिर यहाँ की ज़मीनें जो है ना वो बंजर हो गई और छूट गई। मित्रों, आज पहाड़ के गाँवों की बात कर रहा हूँ मैं, न कि हाट बाज़ार और शहरों की। जो पहाड़ के विशुद्ध गांव थे, वहाँ पर पलायन की ऐसी मार है कि अब वहाँ पर कोई परंपरागत खेती नहीं हो रही है। और गांव में 3 लोग दिखाई देते हैं, एक है दलित वर्ग और एक है दरिद्र और एक है देवता। तो हमारे उत्तराखंड के जो गांव का मॉडल है वो 3D मॉडल आजकल है, दलित, दरिद्र और देवता। और ये तीनों ही एक ही श्रेणी के लोग हैं और इनको न तो कोई यहाँ पे रोज़गार है, न इन लोगों के पास नौकरी है और न कदाचित ये सरकारी नौकरी इनको मिली, तो इसलिए ये यहाँ पे उत्तराखंड के गांव पहाड़ में रह गए। और आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब ये भी इतने उदासीन हो गए हैं, तो इनका भी यहाँ खेती बाड़ी और बागवानी से इनका कोई नाता नहीं रह गया। इस तरीके से मैंने आज आपको अपने जंगल के अंदर घुमाया और कुछ भाव जो मेरे पास आ गए थे उन्हें मैंने आपको व्यक्त भी कर दिया। और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं अपने ब्लॉगों में यदाकदा शामिल करूंगा। और जो गांव पहाड़ की स्थितियां हैं वो आज जो है ना इस तरीके से हो गई है कि अब यहाँ कोई पुराना गांव खेत खलिहान के प्रति कोई नज़रिया नहीं रह गया। आज दिन भर के इन कार्यक्रमों के साथ मैं अपने ब्लॉग का समापन करता हूँ। तो मित्रों, देखिए यार, मैं गांव पहाड़ से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में शामिल करता हूँ और जिसमें गांव पहाड़ के बहुत सारे काम होते हैं और कुछ खेती बाड़ी के टिप्स होते हैं। तो आप ज़रूर देखिए मेरे ब्लॉगों को अंत तक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा। तो आज के अपने ब्लॉग को इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करता हूँ। तो मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।